दिस इज़ ट्रू लव, और ट्रू लव हमेशा एफर्ट मांगता है। अगर मेरी वाइफ मेरे लिए रोज़ खाना बनाती है, आज वो मेरे अगर लंच में एक चिट लिख के दे दे कि अब उसका जब मैसेज आ रहा है, तो हाउ आर यू फीलिंग? मुझे कैसे फील होता है? क्या मुझे डर लगता है? क्या मुझे वही एक्साइटमेंट होती है? What does healing actually means? अब हीलिंग आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है। Usually people suppress their emotions. They don't usually consider. They think like, okay, we are just feeling sad. आप ऐसे समझो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज पेन फॉर यू एंड व्हाट इज प्लेजर फॉर यू? पेन क्या है आपके लिए? हमारा माइंड सीखता है आइडेंटिफिकेशन एंड एसोसिएशन से। अब बच्चा कैसे सीख रहा है? बच्चे ने मदर फादर को देखा कि भाई लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो बच्चे ने एसोसिएट कर लिया। एक टाइम आप ऐसा निकालो जहाँ पे यू आर जस्ट सिटिंग, एंड तब जो आपको थॉट्स आएंगी, तब जो आपको रिफ्लेक्शंस होंगे ना, बिलीव मी, दैट्स हाउ यू बिकम सेल्फ अवेयर। जो इजी I नहीं call it है। I'm sitting with the discomfort. डेट एनीवे पर हमारे साथ हैं खुशी गुप्ता, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपना करियर लॉ से एक थेरेपिस्ट की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट किया। शी बिकेम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी मास्टर एंड अ टैरो कार्ड मास्टर, और पिछले कई सालों में उन्होंने अपने क्लाइंट्स को उनके सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल पैटर्न्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड और हील करने में हेल्प किया है। मैं इसके लिए रिसर्च भी करा था। आई केम टू नो आप लॉ बैकग्राउंड चाहते हैं, देन यू डिसाइडेड टू लाइक हील पीपल। सो हाउ डिड दिस हैपन? आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन, बिकॉज पहले ऐसा था ना केतन कि मेरा तो लॉ चल रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। मेरा लॉ चल रहा है, मैं फुल वो कचहरी वाली लड़की की लिटिगेशन कर रही हूँ, दैट टू क्रिमिनल लॉ कर रही हूँ। तो मेरा वो फुल कोर्ट में जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, आई वॉज अर्निंग गुड। बट जब भी मैं घर आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ तो मिसिंग है। मतलब सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छा देख रहे हैं बाहर से, बट रात को ना वो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो एक सेटिस्फैक्शन मुझे कभी भी नहीं था। मुझे हमेशा ये लगता था दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग। वो मिसिंग फैक्टर क्या है मुझे नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने मेंटोर से मिली, और वो भी मैं अक्षरधाम में मिली। आई एम अ वॉलंटियर देयर। तो मैं उनकी फैमिली आए थे एंड आई वाज देयर पीआर हेड। तो मैंने उन्हें घुमाया, एंड उस बीच उन्होंने हिप्नोथेरेपी का नाम बोला। स्टार्टिंग से ऐसा था कि स्टार्टिंग से मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे स्पेस, माइंड, मैं पढ़ती रहती थी, बट उसके अलावा और कुछ नहीं। जब उन्होंने हिप्नोथेरेपी का नाम बोला ना, तो हिप्नोथेरेपी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि भाई क्या है। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ना मैं अपनी लाइफ के डार्केस्ट फेज़ में थी। लाइक ऐसा फेज़ था वो मेरी लाइफ का जहाँ पे मुझे याद है 5-6 दिन मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। इट वॉज़ लाइक अभी यहाँ इतनी लाइट है, मुझे याद है 5 दिन मेरे रूम में अगर छोटा सा भी वो सनलाइट आ जाता था ना, तो मुझे ऐसा होता था कि शट दिस ऑफ, इसको बंद कर दो। बाहर आती थी, खाना भी कभी कभी नहीं खाया। मतलब उस दौरान मुझे वो हिप्नोथेरेपी इंट्रोड्यूस हुआ, और वहाँ पे मैंने सीखना स्टार्ट किया कि चलो सीखते हैं, ठीक है। वो हमेशा मुझे क्यूरियोसिटी रहा है कि भाई मुझे सीखना है कुछ। मैंने कहा ठीक है, सीखते हैं। मेरा एक गोल था कि मुझे अपने आप को हील करना, दैट्स इट। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों सीख रही हूँ, अगर वो मुझे इंट्रोड्यूस हुआ है तो ठीक है, सीख लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड एंड मुझे इंटरेस्ट है। मैंने सीखना स्टार्ट किया एंड हर एक लेवल, हर एक क्लास के बाद ना केतन, मुझे ऐसा होता रहा कि समथिंग इनसाइड मी इज़ हीलिंग। एंड उस दौरान मैं बस हील करती गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं किसी को हील कर रही होंगी, या मेरे थ्रू कोई हील हो रहा होगा, या मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी। मेरा लॉ कंटिन्यू था। वहाँ पे ऐसा हो गया कि एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यार हो गया। मतलब क्या ही था वो 5 दिन, या क्या ही था। मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको हील कर लिया। एंड जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया ना, यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास अपने आप क्लाइंट्स आने लगे। दे वर लाइक कि मुझे आपसे हील होना है, आप मेरे केसेस लो, ये लो। मैंने केसेस लेने स्टार्ट कर दिए कि चलो मेरी प्रैक्टिस में होता रहेगा।
एक केस ऐसा था जो मेरा सबसे पहला केस था, दैट वाज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस। कभी मैं उसके बारे में बात करूँगी, बहुत लंबा केस है। शॉर्ट में अगर आप कुछ बता पाओ। दैट वाज अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। जो साइकोलॉजी में बोलते हैं कि ठीक नहीं हो सकता। बट इन जस्ट 2 सेशंस, वो बहुत अभी स्टार्टिंग का ही था, एंड इन जस्ट 2 सेशंस इट गॉट हील्ड फ्रॉम हिप्नोथेरेपी। एंड वहाँ पे ऐसा था कि जब वो लेडी मेरे पास आए थे, उनकी जो हालत थी, एंड आफ्टर 2 सेशंस शी हग्ड मी एंड शी ब्लेस्ड मी सो मच। वहाँ पे आई रियलाइज, मतलब वो एकदम से होता है ना, कभी कभी आपको हिट कर जाता है, वो मुझे हिट किया कि यार यही तो मुझे चाहिए था, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। एंड वहाँ पे आई डिसाइडेड कि आई विल स्विच माई करियर, क्योंकि इन 6 मंथ्स ऐसा हो गया था, यू नेम एनी केस, एंड वो हील होने लग गया था। वहाँ पे आई गॉट माई पर्पस। मुझे लगा कि यार यही तो चाहिए था मुझे, तो वहाँ से मैंने लॉ शिफ्ट करके मैं इस फील्ड में आई, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई पर्पस एवरी डे। So good, ma'am. And ma'am, since you mentioned healed so many times, so ma'am, this brings me to my first question actually. What does healing actually means? Like people often relates it with like when they get a heartbreak, उनको लगता है अब moving on हो गए, healing हो गया, किसी नए relationship में jump कर गए, healing हो गया. So what does healing as a therapist does actually mean? Healing मतलब क्या होता है? बहुत सब्जेक्टिव है केतन, मतलब हीलिंग आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है। सो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी व्हाट इज़ हीलिंग फॉर मी। अपना आप ऐसे समझो कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि मैं उस फेज़ में थी, ठीक है, तो कोई एक पार्ट मेरा जो वहाँ स्टक था, उस पार्ट को एक्सेप्ट करना, उस पार्ट को एक्नॉलेज करना, उस पार्ट को एक तरीके से चेंज करना, जैसे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो ये बोलती हूँ कि हीलिंग हमेशा स्टार्ट होती है बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहती तो मैं वो 5 महीने 5 साल भी वैसे ही निकाल देती, बट आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ऐसे नहीं रहना, इस हालत में नहीं रहना। तो हीलिंग का सबसे पहला स्टेप मेरे लिए होता है कि भाई यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई वॉन्ट टू चेंज इट, एंड क्या चेंज करना है, दैट अनहील्ड पार्ट ऑफ योर्स, उसको रिविजिट करना एंड उसको एक्नॉलेज करके उसको चेंज करना इज़ हीलिंग फॉर मी, उसको रिलीज़ करना इज़ हीलिंग फॉर मी। And ma'am, how can somebody like discover? लोगों को कैसे पता चलेगा कि they are not healed? What are the signs like they find out कि we need healing, or like they can figure out कि we actually need to heal? Because usually people suppress their emotions. They don't usually consider. They think like, okay, we are just feeling sad, but that's not what it actually means. Yes. So how can they discover? What are the signs they need? So साइंस तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कोई 3 अगर आप बताओ। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो रही हूँ, तो वो ट्रिगर मैं क्यों हो रही हूँ? सेल्फ अवेयरनेस यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आज हम में से बहुत लोग सेल्फ अवेयर ही नहीं है। अगर मैं एक रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है ये मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो पार्टनर है ये मुझे हमेशा चिढ़ाता है, ये मुझे हमेशा पोक करता रहता है। पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, पहले तो मैं बहुत शांत लड़की थी, मैं बहुत इन्जॉय करती थी। जब से ये मेरी लाइफ में आया है तब से मुझे गुस्सा आने लगा है, तब से मैं इरिटेटेड रहने लग गई हूँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि जब भी आपका पार्टनर आता है ना, या जब भी कोई भी आपके रिलेशनशिप में आता है, दैट इज़ अ मिरर टू यू, दैट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यू। ईजी लैंग्वेज में समझें, अगर मेरा एक पार्टनर मेरे पास आया, ठीक है, मुझे उसको देख के बहुत प्यार आया, तो मेरे अंदर से शायरियाँ निकली। शायरी किसके अंदर थी? मेरे अंदर ही थी। अगर उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा किसके अंदर था? मेरे अंदर था, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर देते, वो तो बस मिरर है, वो तो आपके डार्क इमोशंस, जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो बस बाहर रिफ्लेक्ट आपको दिखा रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप उस पर्सन को छोड़ रहे हो, दूसरे रिलेशनशिप पे जा रहे हो। ऐसे कितने रिलेशंस आप छोड़ दोगे? हर बार कोई ना कोई आएगा, हर बार कोई ना कोई आएगा, और हर बार वो आपको आपके वही पैटर्न्स दिखाएगा जब तक
आप डिसाइड नहीं करोगे कि यार मुझे उन पैटर्न्स को हील करना है। तो रिलेशनशिप्स ऑलवेज एक्सपैंड यू। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिलेशनशिप तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो, बट हम क्या करते हैं, हम उसको अलग तरीके से ले लेते हैं बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद पे काम नहीं करना चाहते, हम दूसरे वाले को चेंज करना चाहते हैं कि यार चेंज क्यों नहीं हो रहा। And is it the reason like people keep attracting the same kind of relationship? जैसा अभी आपने मेंशन किया ना, कोई दूसरा इंसान आएगा वो फिर आपको आपके वही पैटर्न्स रियलाइज करेगा। सो दिस इज द रीजन लाइक हम Yes. जो सेम काइंड ऑफ पर्सन अट्रैक्ट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस। इसको ऐसे समझो कि जैसे आप एक कैफ़े में गए, ठीक है, और एकदम से क्या हुआ, आपके हाथ में कॉफ़ी का मग है, आप जा रहे हो और एकदम से आप किसी वेटर से टकरा गए और आपका कॉफ़ी का मग गिर गया, ठीक है। Okay. सामने वाला क्या कहेगा कि कॉफ़ी का मग, कॉफ़ी क्यों गिरी, क्योंकि वो उससे टकराया या वो आपसे टकराया। बट कॉफ़ी क्यों गिरी, क्योंकि वो उस मग के अंदर थी, ओके। राइट। तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वही तो बाहर आएंगी। अगर आपके अंदर प्यार है तो आपके अंदर बाहर कैसे आएगा गुस्सा, राइट। इसको आप ऐसे समझो कि हम क्यों सेम पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास एक 32 इयर्स की लेडी है, उनके 8 पैटर्न्स रहे हैं। एंड 8 पैटर्न्स में क्या होता है, 8 रिलेशनशिप्स रहे हैं। 8 रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि लड़का आता है, प्यार करता है और छोड़ के चला जाता है। उन्होंने बोला कि मैम ऐसा हो रहा है कि बस इंसान की शक्ल चेंज हो रही है, पैटर्न वही हो रहा है। मैं हर बार मैं बहुत सिलेक्टिव हो जाती हूँ, अब से ये गलती नहीं करनी, दोबारा वही लड़का वैसे ही मिल जाता है। वाई इज़ दिस हैपनिंग। हमने उनकी केस हिस्ट्री ली केतन, यू विल बी शॉक टू नो दैट कि बचपन में उन्होंने अपने मदर और फादर को कैसे देखा। बच्चे के लिए सबसे पहला रिलेशनशिप कौन सा होता है, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर का। पेरेंट्स। उन्होंने अपने मदर और फादर को हमेशा लड़ते हुए देखा है। उन्होंने देखा है मम्मी पापा की इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि पापा क्या करते थे, लड़ाई के बाद उनका देहरादून में घर था, वहाँ चले जाते थे 2-3 हफ्तों के लिए। एंड शी सॉ हर मदर क्राइंग। वो रोती रहती थी, टेक्स्ट करती रहती थी, कॉल्स करती रहती थी, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। एंड उन्होंने वैसे ही देखा है। हमारा माइंड कैसे सीखता है, हमारा माइंड सीखता है आइडेंटिफिकेशन एंड एसोसिएशन से। बच्चा यानी कि ऐसे समझो कि ये बोलते हैं 0 to 8 years, 0 मैं यहाँ रेफ़र कर रही हूँ जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से ले तक 8 साल तक बच्चा जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी महसूस करता है, वो डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस में रजिस्टर होता रहता है। बिकॉज अभी उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है। सबकॉन्शियस के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन है। अब बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चे ने मदर फादर को देखा कि भाई लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो बच्चे ने एसोसिएट कर लिया रिलेशनशिप को, आइडेंटिफाई किया कि भाई रिलेशनशिप की बात हो रही है, इज़ इक्वल टू एसोसिएट किससे कर दिया, फाइटिंग से, सेपरेशन से। अब देखो, अब अगर हमारे सबकॉन्शियस के अंदर रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू फाइटिंग एंड सेपरेशन है, तो हमारा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कैसे लड़कों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे वो पैटर्न मेन पैटर्न मैच हो रहा है। तभी आप लोगों ने या आपने ये देखा होगा कि हमारे दोस्त बोलते रहते हैं कि यार लड़की रेड फ्लैग है, मत जा केतन मत जा, बट प्यार भी उसी के लिए फील होता है। क्यों? अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी लव हार्मोन आप रिलीज़ कर दो यहाँ बैठे किसी के लिए भी, आप कॉन्शियसली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज़ हमारा सबकॉन्शियस करता है। और वो लव हार्मोन किसके लिए रिलीज़ होगा, जहाँ वो इक्वेशन मैच कर रही है। दैट्स वाई वी कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न्स। तभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग जर्नल करते हैं, बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत लोग अफर्म करते रहते हैं, आई डिज़र्व अ गुड पार्टनर, आई डिज़र्व अ गुड पार्टनर। नहीं होता, बिकॉज वो कॉन्शियसली है। क्योंकि 8 साल के बाद ये बोला जाता है कि 8 साल के बाद हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक बैरियर बन जाता है, जिसको टेक्निकल शब्दों में मैं बोलूँ क्रिटिकल माइंड, आसान शब्दों में बोलूँ हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं 8 साल के बाद, ठीक है। अब आप क्या करो, सपोज ये छलनी जैसा बन गया हमारा क्रिटिकल माइंड। अब आप डालो कि मैं अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती हूँ, मैंने शाहरुख खान को देख लिया,
अच्छा है, मैंने अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को देख लिया, ठीक है, अच्छा है, बट वो कॉन्शियस माइंड तक ही है, वो इसको सरपास नहीं कर पाता। और 88 बिकॉज टू ऑफ द 9 क्रिटिकल माइंड। यस, और 88 टू 90% में हमारा क्या है, दैट रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू फाइट एंड सेपरेशन। हमारी लाइफ वैसे चलती रहती है। And ma'am, since we discussed, that's a very good information by the way. And how can someone be self-aware? Like even for those people who are still in relationship, वो भी relationship में होने के बाद भी self-aware हो सकते हैं, and those who are like up over it and they want to now self-aware to attract a good relationship. How can a person start self-awareing? What are the basic steps they can analyze in themselves and like they can help themselves and even like others to be self-aware? गुड क्वेश्चन। सेल्फ अवेयर सबसे इजी स्टेप मैं आपको बताऊं, अगर आप जितने भी बड़े कोचेस देखोगे, जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखोगे, आप ये देखोगे कि उन्होंने मतलब उनके पूरे रूटीन में से भले ही कितना उनका टफ स्केड्यूल हो, भले ही कितना बिजी स्केड्यूल हो, अब हमेशा देखोगे वो एक टाइम ज़रूर निकालते हैं जहाँ पे या तो वो मेडिटेट कर रहे हैं या तो वो कुछ ना कुछ एक शांत बैठे हुए हैं, राइट। वहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों को। अगर मेरी पूरी लाइफ में मैं बैठी नहीं रही, पूरे दिन मैं बैठी नहीं रही, मैं कहाँ से सोच लूँगी, राइट। तो एक टाइम आप ऐसा निकालो जहाँ पे यू आर जस्ट सिटिंग। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत ब्यूटीफुल पावर है। हम हमेशा बोलते हैं जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है दैट वी डोंट हील यू। हम कभी नहीं बोलते कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं यू आर हेयर, वी आर जस्ट योर गाइड, वी आर जस्ट योर फैसिलिटेटर एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ। आपका माइंड आपको हील कर रहा है बिकॉज सबकॉन्शियस इज सो पावरफुल कहते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस में ही आपके सारे आंसर्स हैं। इट्स जस्ट हम लोग हमेशा उस स्टेट में रहते हैं, कॉन्शियस स्टेट में, हम कभी जाते ही नहीं डीप, राइट। तो सेल्फ अवेयर होने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि पूरे दिन में स्टार्ट करो एटलीस्ट 5 मिनट से, जहाँ पे यू आर डूइंग नथिंग। बैठो, मैं तो बोलती हूँ आँख भी बंद करो, अगर आँख बंद नहीं होती जस्ट सिट, बैठे रहो। बहुत लोग आप देखोगे कि 5 मिनट भी ना शांति से नहीं बैठ पाएंगे, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कभी फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, कभी कुछ यूज़ कर रहे होंगे, बट वो 5 मिनट ना बैठ नहीं पाएंगे, हज़ारों थॉट्स माइंड में आएंगे। एंड ऐसे ही हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। पहले 5 मिनट बैठोगे, फिर 10 मिनट बैठोगे, फिर आप देखोगे कि आप 1-2 घंटे भी ना आराम से बैठ पा रहे हो, आप शांत बैठ पा रहे हो। एंड तब जो आपको थॉट्स आएंगी, तब जो आपको रिफ्लेक्शंस होंगे ना, बिलीव मी, दैट्स हाउ यू बिकम सेल्फ अवेयर। दैट्स द ईजीएस्ट टेक्निक, जो ईजी नहीं है। I call it, ma'am, sitting with the discomfort. Is that true? Yes. Sitting with our discomfort and like analyzing what we have done. We can do it like हम पूरे दिन के बाद रात में जाकर अगर एक बार हम Definitely कर थोड़ी सकते देर, आधा घंटा 20 मिनट खुद के साथ बैठे and realize करें कि how our day has been. आप जर्नल कर सकते हो, Okay. आप बैठ सकते हो, आप जर्नल करो कि अगर आज मेरी लड़ाई किसी से हो गई है, मेरी किसी से फाइट हो गई है, राइट अबाउट इट कि मुझे पहले कैसा फील हो रहा है, वेंट आउट कर दो। यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वेंट आउट किया, मुझे कैसा फील हो रहा है, सामने वाले को कैसा फील हुआ होगा, उसके शूज़ में उतर जाओ, ठीक है, वो लिखो। अभी मेरे अंदर मैं कैसे चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं लाइफ को कैसे देखती हूँ केतन, कि मैं ये नहीं देखती वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, ठीक है, मैं हमेशा देखती हूँ दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी। जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं ये मेरे लिए हो रही हैं, मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं। मैं अभी ये जो चीज़ आई है इसमें से मैं क्या लेसन ले सकती हूँ, मैं क्या सीख सकती हूँ। राइट दैट डाउन एंड बिलीव मी, वहाँ आपको दिखेगा कि यार यहाँ शायद मेरी गलती थी, यहाँ मैं ऐसे रिएक्ट कर सकती थी या रिस्पॉन्ड कर सकती थी, यहाँ मैं इसको अगर चेंज कर दिया तो मे बी मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए। तो आप देखोगे वहाँ जो सेल्फ अवेयरनेस आएगी ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। बट मैम सिर्फ एक पर्सन के करने से रिलेशनशिप में ये चीज़ हेल्प नहीं करेगी ना। दिस वोंट हेल्प इफ ओनली लाइक अर्लियर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं पहले जर्नल नहीं करता था, बट आई स्टार्टेड लाइक फ्यू मंथ्स अगो। आई राइट डाउन 2-3 पेजेस एंड देन आई एम लाइक ओके, देन माई माइंड रन्स अवे, आई डोंट वांट टू राइट, आई एम लाइक डन विद इट। 2 से 2.5 पेज के बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया जो लिखना था, अब कुछ नहीं, अब कुछ और करने का मन है। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, क्यों पूरा वो कंप्लीट ही नहीं कर पाता मैं खुद भी कभी ना।
Okay. आई नेवर एबल टू कंप्लीट इट. मैं उसको लिखने भी बैठता हूँ कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या अगर कोई चीज़ मुझे ट्रिगर भी करी है, बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं सामने वाले के गुस्से को भी अगर मैं ही एनालाइज करूँगा, सो आई फियर दैट आई माइट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, एंड दैट एक्चुअली इज़ अ गुड थिंग. देखो, मैं पहले फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर करती हूँ कि हमारा जो माइंड है, हम क्यों कभी एक अच्छी एक्टिविटी नहीं कर पाते, ठीक है, क्यों हम भाग जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ. है ना. वो हम इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड, आप ऐसे समझो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज़ पेन फॉर यू एंड व्हाट इज़ प्लेजर फॉर यू. पेन क्या है आपके लिए? Anything that like my mind knows will like make me uncomfortable is pain, and pleasure is anything that my mind knows that I'll feel good about it. देखो, आपने खुद ही आंसर कर दिया कि हमारी माइंड के लिए पेन वो चीज़ है जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, और हमारे माइंड के लिए प्लेजर वो चीज़ है जो हम कर रहे हैं. भले अगर मैं स्मोकिंग कर रही हूँ तो हमारे माइंड के लिए वो प्लेजर है, क्योंकि हमारे माइंड का क्या काम है, हमें सिर्फ सर्वाइव रखना. और अगर वो स्मोकिंग करते करते हमें ज़िंदा रख पाया है, उसके लिए वो प्लेजर बन जाता है. तो अब आप छोड़ो स्मोकिंग. अब जब आप स्मोकिंग जब छोड़ने के लिए जाओगे ना, आपके माइंड के लिए पेन वो है, क्योंकि बहुत सालों से वो इसके ऊपर सर्वाइव करता हुआ है, राइट. अभी अगर आप जर्नल नहीं करते थे, आपके माइंड के लिए प्लेजर वो है, बट अभी आपने जर्नल स्टार्ट कर दिया, कोई एक नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, माइंड कहेगा वापस आ जा, माइंड कहेगा नहीं, दिस इज़ पेन. तो आपको हज़ारों चीज़ें दिखा देगा कि ये जर्नल ना करें. मम्मी ने तो अभी ये मंगवाया है, ठीक है, अभी तो यार मुझे पॉडकास्ट के लिए ये करना है, अभी वो करना है. वो सारी ऐसी चीज़ें दिखा देगा, सारे एक्सक्यूजेस दिखा देगा कि आप वो स्टार्ट ना कर पाओ. That's where the power of conscious mind lies. That 10 to 12%. यहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड का पार आ जाता है कि भाई फिर भी मुझे करना है, फिर भी अपने माइंड को दिखाना है कि देख, ये मेरे लिए अच्छा है. और बिलीव मी, जब आप कहते हैं ना 21 दिन तक एक चीज़ करते रहो तो आपके लिए ईजी हो जाती है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि धीरे धीरे आप अपने माइंड को दिखा रहे हो कि दिस इज़ गुड फॉर मी. और जब वो धीरे धीरे आप रोज़ करते रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे, तो वो आपका एक न्यू प्लेजर बन जाएगा, फिर वो पेन नहीं रहेगा. एंड मैम, डज इट एक्चुअली वर्क 21 डेज? अगर हम किसी भी हैबिट को अपनाना चाहें या किसी भी हैबिट को, इज दैट वर्क्स? क्या कर रहे हो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को ही तो दिखा रहे हो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. माइंड को दिख जाएगा कि ये अगर रोज़ कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो माइंड उसको फिर अपने प्लेजर जोन में डाल लेगा, फिर वो आपको हैबिट बना देगा, एंड सारे बॉडी फंक्शन, सारे हार्मोन्स उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे. एंड मैम, एज अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था रिगार्डिंग कि अगर एक ही पार्टनर अगर अपने ऊपर वर्क करे तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. तो दैट ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ माई क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू कनेक्शन और केमिस्ट्री? लाइक पीपल ऑफ्टन टाइम्स दे लाइक कंपेयर कि ओके, मेरे इस इंसान के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो इज़ दैट अ ट्रू कनेक्शन? बट इज़ इट रियली केमिस्ट्री एंड ट्रू कनेक्शन? इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? देखो, केमिस्ट्री हमारी इसको ऐसे समझो कि हमारी जो केमिस्ट्री है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि इसको या तो रियल लव ले लो, ठीक है, और एक अट्रैक्शन ले लो, ठीक है. हमारा फर्स्ट स्टेप इज़ अट्रैक्शन तो होगा, ठीक है. आपका फर्स्ट स्टेप अट्रैक्शन होता है, और धीरे 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 वो आपका ट्रू लव में बदल जाता है. आजकल की जनरेशन के लिए वो डोपामिन, उनके लिए क्या है कि अगर मुझे उस रिलेशनशिप में फ़न आ रहा है, जब तक फ़न आ रहा है, गुड, अच्छा है वो रिलेशनशिप. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई रिलेशनशिप जब भी आपका विद टाइम आगे चलेगा, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो फ़न चला जाएगा, फ़न इज़ वेरी टेम्पररी. वो फ़न चला जाएगा, फिर आप कैसे देख पा रहे हो, फिर आप क्या देख रहे हो कि क्या ये मेरी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना हेल्प कर पा रहा है. बिलीव मी, वो फ़न कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, वो हनीमून फेज कुछ ही टाइम के लिए रहेगा. एंड मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ पढ़ी थी कि प्यार क्या होता है. प्यार इज़ कि तुम मेरे अंधेरे में रोशनी बन पाओ, राइट, और मैं तुम्हारे शोर में सुकून बन पाऊँ.
ब्यूटीफुल। राइट तो उसका क्या है कि वहाँ फन हमेशा नहीं रहेगा। आज सिचुएशनशिप्स क्यों हो रहे हैं, आज अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, वाई? बिकॉज नो वन इज़ रेडी टू कमिट। उनके लिए है जहाँ स्पार्क चला गया, जहाँ वो फन चला गया, वो लेट गो कर देते हैं उस रिलेशनशिप को। बट बिलीव मी, इफ़ लव, इफ़ ट्रू कनेक्शन, इफ़ ट्रू लव यू वांट टू डू, दिस इज़ समथिंग विच नीड एफर्ट्स। बहुत एफर्ट चाहिए। एक टाइम के बाद सब कुछ चला जाएगा। एक टाइम के बाद आप बहुत बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, फिजिकली भी, इमोशनली भी, उसके बारे में सब कुछ पता होगा आपको। बट क्या होगा कि भाई वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े अपने एफर्ट्स डालने हैं। अगर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ के लिए सपोज़ राशन लेके आ जाऊँ, दिस इज़ लव। अगर मेरी वाइफ मेरे लिए रोज़ खाना बनाती है, आज वो मेरे अगर लंच में एक चिट लिख के दे दे, दिस इज़ लव, राइट? तो दिस इज़ ट्रू लव। और ट्रू लव हमेशा एफर्ट मांगता है। इफ़ यू आर रेडी टू गिव देन फाइन। और ट्रू लव में केमिस्ट्री होती ही होती है। And ma'am, this brings me to a question. So as you mentioned कि efforts both side होने चाहिए, आपको अगर true love चाहिए तो आपको उसके लिए efforts लगाने पड़ेंगे. But if someone is doing only effort, कोई अगर एक ही इंसान सिर्फ efforts लगा रहा है and the other person is not doing actually what they should do, how that person should know कि I should stop now. I am the only one putting much efforts in the relationship, I should stop. And it's hard for them. Mostly जो anxious people होते हैं उनके लिए बहुत hard होता है कि वो किसी दूसरे इंसान को अब जाने दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। एंड ये मोस्टली होता है, बहुत लोग ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस देते रहते हैं कि कोई नहीं, अभी चेंज हो जाएगा, अभी चेंज हो जाएगा। बट हाउ टू फिगर आउट दैट? तो यहाँ पे केतन हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्सन एफर्ट्स लगाता जा रहा है, राइट, इससे ना मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा अभी एक कार्ड याद आ रहा है। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग एज वेल। तो वहाँ पे ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है जिसका नाम है लेटिंग गो, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक लीफ है और उस लीफ के ऊपर एक ड्रॉपलेट है। उस कार्ड में बस यही है। बट इसका ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन देखो कि ठंड में जब हम देखते हैं कि पेड़ है और उसके पत्तों पे ड्रॉपलेट्स हैं, कितना एस्थेटिक लगता है ना कि हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बट बहुत टाइम तक अगर वो रहा, देखो इंडिविजुअली दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, अभी साथ में भी प्यारे लग रहे हैं। बट जैसे ही वो थोड़े टाइम तक आप उसको छोड़ दो, आप देखोगे कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी डिसॉल्व हो गई और पत्ता भी सड़ गया, राइट? अगर आप किसी पत्ते पे बहुत देर तक वाटर ड्रॉपलेट रखोगे तो वो पत्ता भी सड़ जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ दैट ड्रॉपलेट, राइट? जब आपके रिलेशनशिप को, जब आपको वो चीज़ें सड़ाने या गलाने लगे, ठीक है, देन यू शुड नो दैट इट इज़ टाइम टू लेट गो। सटल साइंस क्या होते हैं? सटल साइंस ये होते हैं कि आप देखो कि अब उसका जब मैसेज आ रहा है तो हाउ आर यू फीलिंग। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि भाई उसका जब मैसेज पॉपअप होता है मुझे कैसे फील होता है। क्या मुझे डर लगता है? क्या मुझे वही एक्साइटमेंट होती है? क्या मुझे प्यार वाली फीलिंग आती है? आई एम नम्ब कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वो हो रहा है या नहीं हो रहा। जब वो घर पे आता है, आपकी बेल बजाता है, कैसा लगता है? डर लगता है दोबारा आ गया, गुस्सा आता है दोबारा आ गया। दीज आर द सटल साइंस जो आपको नोट करने हैं कि भाई कैसा चल रहा है। और जब वो आपके सेल्फ को डैमेज करने लगे, जैसे एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक मंकी है, ठीक है, जू में क्या होता है कि अलग अलग जानवरों को ना अलग अलग तरीके से कैप्चर करते हैं। तो क्या होता है कि बंदर को पता है कैसे कैप्चर करते हैं? एक कोकोनट लेते हैं, ठीक है, कोकोनट के अंदर का पानी पूरा वो निकाल देते हैं और उसके अंदर छेद कर देते हैं, उसमें वो चावल भर देते हैं, ठीक है। अब वो बंदर आता है और वो बंदर को वो चावल चाहिए, ठीक है, तो वो बंदर क्या करता है, उस छोटे से छेद के अंदर अपना हाथ डाल देता है, ठीक है। अब उसने हाथ डाल दिया, अब आप देखते हो कि वो जो शिकारी होता है वो आ रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। बंदर को पता है कि वो मुझे पकड़ लेगा, ठीक है, बट वो बंदर क्या करता है, वो बंदर उसको पकड़े रखता है क्योंकि उसको चावल चाहिए। वो छोड़ के उस हाथ निकाल के भाग भी सकता है बट उसको चावल चाहिए।
तो उसको पकड़ के रखते हैं और ऐसे उस बंदर को कैप्चर कर लेते हैं। तो जब आपके सेल्फ पे बात आ जाए, जब आपका ऐसा हो जाए कि भाई अब मेरा सेल्फ नहीं है यहाँ पे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। दिस इज़ द साइन कि भाई लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड इवन आफ्टर, जैसा भी आपने बताया कि जब आपके सेल्फ को कोई चीज़ डैमेज करने लगे तब यू शुड लाइक मूव ऑन, बट अगर लगे कि नहीं, आपको वो फील हो जाए कि नहीं सामने वाला अपोलोजाइज कर रहा है एंड वी शुड गिव इट अ चांस, देना चाहिए, या इज इट लाइक आप खुद को सेल्फ सबोटाज की तरफ लेकर जा रहे हो? नहीं, अगर वो जो पर्सन है वो जेन्युइनली सॉरी है, वो जेन्युइनली एक्शन लेना चाहता है, देखो गलती, वी आर नॉट रोबोट्स, गलती इंसानों से होती है एंड इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स। हम मिस्टेक करके ही तो सीखते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीच में मिस्टेक हो गई, तो आप देखोगे कि जब दोनों उस मिस्टेक पे काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप देखोगे उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट मैं ये हमेशा कहूँगी कि बिलीव ऑन देयर एक्शंस नॉट वर्ड्स। वो बोल रहा है कि भाई मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा तेरे लिए, बट वो एक चॉकलेट नहीं लेकर आ पा रहा, व्हाट इज़ द पॉइंट? सो बिलीव देयर एक्शंस। अगर उनके एक्शंस भी अलाइन कर रहे हैं उनकी सॉरी के साथ, देन यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो वही तो है, वही तो एफर्ट्स हैं कि भाई वो सॉरी भी है, वो आगे भी काम करना चाह रहा है, तो वेल एंड गुड। क्योंकि गलतियां तो बहुत होंगी, हर दिन होंगी, पर उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अगर वो रेडी है, देन यू शुड गिव इट अ चांस। ये सेल्फ सैबोटाजिंग नहीं है। बट बार बार सॉरी बोल रहा है, बार बार सेम पैटर्न रिपीट करा जा रहा है, उसके बाद भी आप माफ़ करे जा रहे हो, दैट्स अ लूप। देयर सेल्फ अवेयरनेस कम कि भाई ये पैटर्न बन रहा है, और जब ये पैटर्न बन रहा है तो आई हैव टू ब्रेक दैट लूप। अगर फिर भी आप करे जा रहे हो, दैट इज सेल्फ सैबोटाजिंग। तो यू शुड नो दैट डिफरेंस, यू शुड बिलीव ऑन देयर एक्शंस। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला एक दूसरे की नीड ही नहीं समझ रहा है। वो पूछ ही नहीं रहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट इज़ योर नीड। और हम बस लगे हुए हैं कि मैं भी प्यार करती हूँ, तुम भी प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी लव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं, और वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। वो भी बोल रहा है मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स दिखा तो रहा हूँ, सामने वाला भी कह रहा है मैं भी तो प्यार कर रहा हूँ, पर मुझे क्यों नहीं दिख रहा, तुम्हारे एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे, क्योंकि मेरी वो लव लैंग्वेज नहीं है। हाउ कैन समवन फाइंड? मैं आपको बताती हूँ, यहाँ 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं हमारी। हर इंसान के अंदर ये 5 होगी, उसको ये 5 चाहिए होती हैं। पहली होती है फिजिकल टच, दूसरी होती है रिसीविंग गिफ्ट्स, तीसरी होती है क्वालिटी टाइम, कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, भले ही अगर आप शांत भी बैठे हो, सनसेट देख रहे हो, सनराइज देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी टाइम। चौथा आपका होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। कभी कभी आपने देखा है कि लड़कियां आती हैं, वाइफ्स या पार्टनर आती हैं, पूरा रेडी वेडी होकर आएंगी, और फिर एकदम से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि यार आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करो, और लड़का कहता है यार जल्दी चलो, 1 घंटे से तुम वो करो। वो थोड़ा सा बाल सेट करती है, थोड़ा सा पल्लू सेट करती है, फिर भी वो एक्सपेक्ट करती है कि यार आप कॉम्प्लीमेंट करेगा, लड़का होता है कि भाई क्यों नहीं चल रहे हो, टाइम पे पहुंचना है, तुम्हारा ये मिस हो जाएगा। लड़का भी केयर कर रहा है कि इसका इवेंट मिस ना हो जाए, और लड़की को क्या चाहिए कि भाई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देना। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन is the 4th love language, and 5th is act of service. Act of service कैसे कि अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे लिए राशन लेकर आ गया, या फिर अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, उसने चॉपिंग कर दी, दैट इज़ एक्ट ऑफ सर्विस। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस हमारी होती हैं। कभी कभी हमें देख के पता लग जाता है कि इसको क्या पसंद है, बट हमेशा हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मेरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो मेरा पार्टनर समझ क्यों नहीं रहा, उसको समझना चाहिए ना कि मुझे ये चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ क्यों समझना चाहिए, कम्युनिकेट करो ना। मेन हो विमेन हो केतन, यू हैव टू कम्युनिकेट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कि भाई बात करो कि मुझे ये पसंद है, उन्हें बताओ कि मुझे ये पसंद है, और लड़कों को तो स्पेशली बताओ। लड़के करने के लिए रेडी हैं, बट लड़कों का थोड़ा सा लॉजिकल माइंड होता है। लड़कों को अगर आपने बता दिया वो डेफिनेटली करेगा, बट फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, वो थोड़ी सी इनडायरेक्ट होती है। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, वो थोड़ी सी डायरेक्ट होती है
कि भाई मुझे बता ही दो तुम्हें ये चाहिए, बट फेमिनाइन कहती है तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें समझ आना चाहिए ना कि मुझे ये चाहिए। तो वहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैं थोड़ा फेमिनाइन को भी या फीमेल्स को भी समझना चाहिए कि भाई मुझे डायरेक्ट बता देना है कि मुझे ये पसंद है, और देखो डेफिनेटली वो आगे से करेगा। और मैस्कुलिन को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा फेमिनाइन हो जाता हूँ, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वो बोल रही है तो थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश कर लेता हूँ कि वो क्या साइंस दे रही है, राइट। तो यहाँ वो बैलेंस चाहिए होता है, दोनों को मिड वे पे आना होता है, एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेट करो अपनी लव लैंग्वेजेस कि मुझे ये पसंद है, तो डेफिनेटली सामने वाला करता है। सो ओवरथिंकिंग के रीजंस क्या है? क्यों ओवरथिंकिंग, किसी का ब्रेन बहुत ज़्यादा है, किसी का माइंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है, एंड व्हाई दे कांट लाइक कम टू द ग्राउंड, कम टू देयर ओन सेल्फ? वो क्यों नहीं आ पाते? जब ओवरथिंक करना स्टार्ट करते हैं तो फिर करे ही जाते हैं। इवन आई ओवरथिंक समटाइम्स एंड देयर इज़ नो स्टॉप व्हेन यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग। ये तो बहुत बड़ा इशू है आज ओवरथिंकिंग का। केतन, ओवरथिंकिंग ना प्रॉब्लम ही नहीं है। ओवरथिंकिंग, इसको ऐसे समझो कि एक होती है पॉजिटिव ओवरथिंकिंग, एक होती है नेगेटिव ओवरथिंकिंग। अगर वो पॉजिटिव ओवरथिंकिंग हो जाए ना तो उसको हम डीप थिंकिंग बोल देते हैं। एक होती है नेगेटिव। ये थोड़ा सा इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में कि डीप थिंकिंग और नेगेटिव ओवरथिंकिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आज मैं सपोज स्विमिंग पूल के एज पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे डाइव करनी है, इतने फ्लिप्स लेने हैं, इतने टाइम में वहाँ जाना है, तो मेरा माइंड वहाँ चल रहा है, दैट इज़ डीप थिंकिंग या फिर दैट इज़ नॉर्मल थिंकिंग, ठीक है। बट अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि यार मैं यहाँ स्विमिंग पूल में जंप करूँगी और एकदम से मेरा पैर नीचे से किसी ने खींच लिया तो उसके बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं तो इकलौता बेटा हूँ, ये है वो है, ऐसे कर करके वो लूप बन रहा है, दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे मूवी बनानी है, उसमें मुझे 3 साल लग रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल थिंकिंग, और उसके बारे में मैं 3 साल से सोच रहा हूँ, नॉर्मल थिंकिंग, डीप थिंकिंग। बट मुझे 1 मिनट की रील बनानी है और मैं 1 महीने से सोच रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, अगर लोगों ने ये कर लिया इसका ये कैसा होगा। 1 मिनट की रील के लिए अगर मैं 1 महीना 2 महीना लगा रही हूँ, दैट इज़ ओवर थिंकिंग, राइट। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि हमारे, जैसे ये बोला जाता है कि 1 मिनट के अंदर हमारे माइंड में 4000 मैसेज यूनिट्स यानी कि 4000 इन्फॉर्मेशन जाती है 1 मिनट के अंदर, जिसमें से 85% जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। जनरल सर्वे लिया गया जिसमें से 95% हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं, राइट। रिपीटेड थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग, वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि आप जान के हैरान हो जाओगे कि वी आर बॉर्न नेगेटिव थिंकर्स, एवरीवन। क्योंकि जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था ना केतन, तो हमारे एवोल्यूशन में आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा खतरा देखते थे कि यहाँ से जंगली जानवर आ जाएगा, या जंगली जानवर आ रहा है तो जल्दी से उठा के उसको मारना स्टार्ट कर दो। हम हमेशा खतरा देखते हुए हमारा एवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे अंदर वो नेगेटिव थिंकिंग की जो टेंडेंसी है ना, वो ऑटोमेटिकली होती है। तभी आपने देखा होगा कि कभी कुछ होता है, एकदम से हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि यार ये हो गया, तो खतरा देखने लग जाते हैं, है ना। तो हम नेगेटिव थिंकर्स बॉर्न होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि दिस इज़ अ हैबिट, और इसको आप चेंज कर सकते हो। ओवर थिंकिंग एक हैबिट है, उसको हमें चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे कोई ओवर थिंकिंग चेंज करेगा अपनी, अगर आप इजी स्टेप्स में बता पाओ? देखो, ओवर थिंकिंग चेंज करने का सबसे आसान तरीका अगर मैं बताऊं, जो थी ना, मैं भी बहुत बड़ी ओवर थी बहुत बड़ी, मतलब अगर मैं सोच रही हूँ तो उसका एंड नहीं है, फिर तो मैं ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं ऐसी थी। मैंने जो ट्रिक्स अपनाई हैं वो मैं आपको बताऊंगी, व्हाट आर दी प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने यूज़ किए एंड इट हेल्प्स, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी कराती हूँ। सबसे पहला है पैटर्न इंटरप्ट। जैसे अभी आप सुन रहे हो और मैंने एकदम से ताली बजा दी, पैटर्न इंटरप्ट हो गया, राइट। तो पैटर्न इंटरप्ट कर दो। जैसे अगर माइंड एक लूप में जा रहा है,
आप बैठे हुए हो, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है और माइंड लूप में जाया जा रहा है, तो आप क्या करो, आप एकदम से जगह चेंज करो, पानी लो, पानी पियो, पैटर्न इंटरप्ट हो गया, आप देखोगे वहीं वो लूप टूट जाता है और फिर आप कुछ और करने लग जाते हो। ईजी तरीका, किसी का ब्रेकअप हुआ है 2 दिन से या 2 दिन बाहर नहीं निकल रहा रूम से, ठीक है, अगर यहाँ बैठ के सैड है और एकदम से बोल दो कि यार वहाँ आग लग गई, वो एकदम से भाग के जाएगा और देखेगा कि यार यहाँ आग लग गई, तो कहेगा यहाँ तो आग ही नहीं लगी, मारेगा आपको। इट इज़ गुड टू बिकम एंग्री दैन बी डिप्रेसिव, राइट। पैटर्न इंटरप्ट कर दो अलग अलग चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि अभी बस मैं सोच रही हूँ और एकदम से बस आप खड़े हो गए, पैटर्न इंटरप्ट। डू सम एक्टिविटी। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, उठो, पानी पियो, किसी और जगह जाके किसी और पोजीशन में बैठ जाओ। यू विल सी इंस्टेंटली आपका माइंड जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी जो आप कर सकते हो, इसको मैं जो बोलती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ चुल शीट। चुल, ओके, ठीक है। हमारे माइंड को जो है ना वो चुल होती है, ठीक है, कि ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी है सोचना। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ अपने नोट्स में ना ये चुल शीट लिख के रख लो, ठीक है। कभी क्या होगा कि अगर मैं बैठी हुई हूँ और एकदम से मुझे ओवर थिंकिंग होने लगी कि यार मेरे घर पे मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी, कोई घर पे घुसा है, तो क्या करो उस टाइम के लिए, बस अपना फ़ोन उठाओ, उस नोट्स में लिख लो कि इस टॉपिक पर मुझे अभी ओवर थिंकिंग हो रही है, इसको मैं रात को 9 बजे सोचूंगी, एड्रेस करूँगी। माइंड को एक बार माइंड की खुजली को आपने एड्रेस कर दिया ना कि यहाँ पे ये हो रहा है, एंड आपने वो लिख दिया और आपने बोल दिया मैं 9 बजे इसको देख लूँगी, बिलीव मी माइंड शांत हो जाएगा। ऐसे आप पूरे दिन कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। माइंड को एक टाइम दे दो कि इस टाइम पे मैं तुझे एड्रेस करूँगा, बट नॉट नाउ, एंड आप अपना काम करने लग जाओ, आप देखो वो शांत हो जाएगा। और फिर हमने तो बहुत ज़्यादा देखा है कि आप जब भी रात को वो एक्टिविटीज़ को देखते हो ना, आप देखते हो उनमें से आधे से ज़्यादा तो फालतू की है। क्या रिफ्लेक्ट करो इसके ऊपर, और जब आप ये आदत बना लोगे ना, आप देखोगे कि भाई धीरे 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 माइंड शांत हो रहा है। तीसरी एक एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ, वेरी वेरी ईजी एंड वेरी इफ़ेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, स्क्रॉल करती रहती हूँ, क्या देखूँ क्या देखूँ क्या देखूँ, 30 मिनट बीत जाते हैं, बंद कर देती हूँ। मैं रोज़ सुबह क्या करती हूँ, रोज़ सुबह अपनी अलमीरा ओपन करती हूँ, ठीक है, 10-15 मिनट खड़ी रहती हूँ कि कौन सा पहनूँ, ये टॉप पहनूँ, वो टॉप पहनूँ, ठीक है, उसमें मेरा टाइम जाता है। आप कैफ़े जा रहे हो, ठीक है, कैफ़े में मेन्यू देखते रहते हो, क्या ऑर्डर करूँ क्या ऑर्डर करूँ, कितना टाइम वेस्ट होता है। आई एम श्योर तीनों आपके साथ हुआ होगा, हम सबके साथ होता है, ठीक है। ईजीएस्ट हैक आप क्या करो कि आज अपने माइंड को ये बोलो कि भाई जो चीज़ें जिसमें मेरा कोई लॉस नहीं होगा, उसमें मैं क्विक डिसीजन लेना स्टार्ट करूँगा। जैसे कि अभी मैं कैफ़े गई और कैफ़े में मैं अपने माइंड को ये बोलूँगी कि भाई क्विक एक्शन ले, ठीक है, क्या मुझे पहनना है, क्विक एक्शन ले। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपका जो माइंड है वो ट्रेन होता रहेगा, और जब वो धीरे धीरे ट्रेन होता रहेगा इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से, बिलीव मी जब आपको एक बड़ा डिसीजन लेना होगा ना, आप क्विकली ले पाओगे, आप क्विकली सोच पाओगे, आप उस लूप में नहीं फंसोगे, क्योंकि धीरे धीरे आपने अपने माइंड को वो ट्रेन कर दिया छोटे छोटे एक्शन से। दिस इज़ द हैक। आप ये 3 चीज़ें कर सकते हो। So if we start addressing everything positively, so maybe we'll recover or heal very fast. अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक सिचुएशन हुआ, आपने उसको मीनिंग दे दिया कि भाई ये सिचुएशन जो हुआ है, ये सिचुएशन इसलिए हुआ है कि भाई मैं इवॉल्व कर पाऊँ, मैं केतन 2.0 बन पाऊँ। बिलीव मी वो जो इमोशन होगा ना, इतना पावरफुल आएगा कि आप कर जाओगे। बट वहीं आपने सोच लिया कि यार ये वाली सिचुएशन हुई है, ठीक है, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था, शायद ये चलेगा नहीं, ठीक है, बट आप देखोगे फिर जो उससे इमोशन क्रिएट होता है ना, आप नहीं कर पाओगे, फिर आप और नीचे और स्पाइरल डाउन करते चले जाओगे। सो दिस फॉर्मूला हेल्प्स अ लॉट। इसको अगर अपने माइंड में रख लिया तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप ही आ जाएगी। What is the best relationship advice you have ever heard or received or you give
to all the people who come at therapy? According मैं to तो you? हमेशा एक ही रिलेशनशिप एडवाइस जो सबको देती हूँ, रिलेशनशिप में इट्स नेवर मी वर्सेस यू, इट्स ऑलवेज द प्रॉब्लम वर्सेस अस और अस वर्सेस द प्रॉब्लम. हम लोग क्या करते हैं ना केतन, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को तो भूल जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है कि मैं ठीक या तो ठीक, वो बैटल दोनों के बीच में हो जाता है, वो प्रॉब्लम साइड में चला जाता है. तो हमेशा सेपरेट योर पार्टनर एंड द प्रॉब्लम. आप हमेशा ये देखो कि अगर आज ये प्रॉब्लम आई है तो हम दोनों एक टीम हैं, उसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे साथ में एज अ टीम कोप अप कर सकते हैं या फिर कैसे टैकल कर सकते हैं. हम लोग उसमें लग जाते हैं कि भाई मी वर्सेस यू, तूने ये किया था, तूने वो किया था. जस्ट नो दैट दिस इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम एंड हमें एज अ टीम उसके साथ उसको हील करना है या फिर उसको हमें टैकल करना है, वो प्रॉब्लम चली जाएगी. तो इट्स ऑलवेज, मैं एक ही रिलेशनशिप एडवाइस दूँगी कि इट्स ऑलवेज us versus the problem, not me versus the you. Thank you so much, ma'am.